हेलो बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरा जो रिप्रोडक्शन पर जो वीडियो बना था उसमें जो है मैं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वर्धी जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। तो मैं आज आपको इस वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा कि जंतुओं और वनस्पतियों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और लैंगिक जनन वास्तव में है क्या चीज़। तो आज मैं सबसे पहले जो है स्टार्ट करता हूँ लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन वास्तव में है क्या चीज़। तो बच्चों जो है लैंगिक जनन का अर्थ होता है कि लिंगों के द्वारा होने वाला जनन। जिस जनन में लिंगों का प्रयोग किया जाए, चाहे वो नर, लिंग का मतलब क्या होता है, नर जननांग या मादा जननांग। तो जिस जनन में नर जननांगों और मादा जननांगों की आवश्यकता हो, दोनों के सहयोग से होने वाले जनन को ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है यह जो है असंभव है कि किसी एक नर या मादा के द्वारा पूर्ण हो। इसमें जो है दोनों प्रकार के जो है युग्मकों की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वे जो है वेरिएशंस उनमें पाए जाते हैं, वे भिन्नताएं पाई जाती हैं और इनके लक्षण भी जो है या तो माता पिता के समान होते हैं या तो कुछ भिन्न होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार का जो जनन होता है यह दो जनकों माता पिता से जो है पूरा होता है और इनके द्वारा जो है एक नई संतान का निर्माण होता है। देखिए, ये जो जनन होता है, इस जनन में इससे पहले मैं आपको जो जनन बताया था उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन सूत्रीय विभाजन बताया था। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। मैं आपको एक बार फिर से जो है सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में बता दूं। तो जो सूत्रीय विभाजन होता है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यह भी हमारे शरीर में होता है। और जो मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यह भी हमारे शरीर में होता है। लेकिन इनके दोनों के स्थान जो है पूरी तरह से चेंज होते हैं। जैसे हमारे जो वर्धी भाग होते हैं, जैसे शरीर के समस्त भाग जो होते हैं, ये जो है पूरी तरह से इसमें जो है माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्रीय विभाजन होता है। और इस प्रकार के जनन में जो है, इस प्रकार के विभाजन में जो सूत्र होते हैं वो डिप्लॉइड अवस्था में होते हैं। जैसे एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है, तो जब पहली कोशिका का गुणसूत्र जो है मान लीजिए कि 46 की संख्या में है, तो जो दो कोशिकाएं इसमें डिवाइड होंगी उनके भी सूत्रों की संख्या 46 ही होगी। लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, हमारे जनन अंगों में होते हैं। और जनन अंगों में ये अर्धसूत्रीय विभाजन होने के बाद युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे जनन अंगों की कोशिकाओं में यदि 46 क्रोमोजोम हैं, गुणसूत्र हैं, सूत्रों की संख्या है, तो जब इनसे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा तो ये कोशिकाएं 23 और 23 होंगी। तो इसमें जो है सूत्रों का जो निर्माण होता है उनमें जो है सूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है, इसलिए हम इन्हें अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। तो इससे पहले जो माइटोसिस सेल डिवीजन था, माइटोसिस सेल डिवीजन में आपने देखा कि वहाँ पर केवल जो है समसूत्रीय विभाजन हुआ था। चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, चाहे अलैंगिक जनन हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वहाँ पर पूरी तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन ही दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माइटोसिस के स्थान पर मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। और इसी अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जंतुओं और पौधों में युग्मकों का निर्माण होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं, ये पूरी तरह से आपस में जो है मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो इनके जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब भी निषेचन होता है तो इनमें जो है हैप्लॉइड युग्मक और हैप्लॉइड युग्मक, एक नर अगुणित और एक मादा अगुणित युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इनकी कोशिकाएं जो है डिप्लॉइड द्विगुणित हो जाती हैं, जिसे हम जायगोट कहते हैं। ये जायगोट की अवस्था होती है।
तो अब जो है देखिए, इसमें जो है जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में जीवन चक्र की जो है प्रमुख अवस्थाएं, 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो है किशोरावस्था, प्रजनन की अवस्था और जिर्वाणावस्था होता है। तो किशोरावस्था में मैं आपको बता देता हूं कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो पूर्व प्रजनन काल कही जाती है। यह प्रजनन के पहले की अवस्था होती है जिसमें हमारा शरीर जो है वो तेज़ी से वृद्धि करता है और प्रजनन योग्य पूरी तरह से बन जाता है। और यदि पौधों की बात की जाए तो पौधों में जो किशोरावस्था होता है वो कायिक अवस्था उनका होता है, जब उनके कायिक जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से ग्रोथ कर जाएं और जनन के लिए सक्षम हो जाएं। तो अब जो है यह पहला अवस्था जो है किशोरावस्था था। और दूसरा अवस्था अब देखिए यह है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था जीवों की वह अवस्था होती है जिसमें जीव पूरी तरह से परिपक्व होकर जनन के लिए तैयार हो जाए। तो जब जीव जो है, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, जनन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो उस अवस्था को ही हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। अब इसे जो है देखिए, जो प्रजनन की अवस्था होती है उसे हम यौनारंभ भी कहते हैं। तो यह प्रजनन की अवस्था में ही आ जाती है। तो मैं इसमें जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जंतुओं की प्रजनन अवस्था और पौधों की प्रजनन अवस्था के बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यहाँ पर कुछ पौधों में प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पौधों में प्रजनन की कई अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, इसमें मैं प्रमुख दो अवस्थाओं को लिया हूँ, जिसमें पहला जो अवस्था है वह है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक एक ऐसी अवस्था है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे कोई भी पूछे कि पौधों के जो जनन अंग होते हैं वे कौन से होते हैं, तो पौधों के जो जनन अंग होते हैं वे फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं। जो पौधों में जो फूल खिलते हैं वे उनके जो है लैंगिक अंग होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पौधे जो है जनन पूरी तरह से करते हैं। तो मैं आपको जो है इसमें बता देता हूं कि इनमें जो है देखिए मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दो जो है प्रजनन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मैं पहले आपको मोनोकार्पिक के बारे में बता देता हूं। देखिए, मोनोकार्पिक जो होता है वह ऐसे पौधों में होता है, उन पौधों में होता है जो पूरी लाइफ में केवल एक बार जो है पुष्प को धारण करते हैं और पुष्प को धारण करने के बाद फल को उत्पन्न करते हैं। फल को उत्पन्न करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने लाइफ को स्पेंड कर देते हैं, अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब होता है एक बार, कार्पिक का मतलब होता है पुष्प को धारण करना। तो मतलब ऐसे पौधे जो अपनी पूरी जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं, पुष्प को धारण करने के बाद फल का निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती हो, तो ऐसे पौधों को हम मोनोकार्पिक कहते हैं। तो इन पौधों के अंतर्गत गेहूं हुआ, चावल हुआ, गाजर हुआ, हेनबेल हुआ, तो कई ऐसे पौधे होते हैं जो ये सभी जो हैं मोनोकार्पिक होते हैं। वे सभी पौधे जो एनुअल होते हैं, जो एक बार पुष्प लगा उनमें, एक बार उनमें फल लगा और फिर से वो नष्ट हो जाते हैं, या जैसे बांस का पौधा हुआ, तो ये कई पौधे ऐसे ये पौधे होते हैं जो केवल एक बार जो है वो पुष्प को धारण करते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम जो है मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। देखिए, इसमें जो है मैं आपको बताया कि जो गेहूं है, चावल है, गाजर है, ये सभी जो है एक वर्षीय पौधे हैं, एनुअल प्लांट हैं और एक ही वर्ष में जो है फ्लावर इनमें लगते हैं। फ्लावर जो है मेच्योर होकर फ्रूट का निर्माण करते हैं, इनमें सीड्स बनते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जो एक वर्षीय पौधे हैं, लेकिन बहुवर्षीय पौधे भी जो है वो मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे बांस हुआ, नीला कुरेंजी हुआ, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कई साल तक आप जो है उन्हें देखेंगे, लेकिन उनमें अगर पुष्प की बात की जाए तो पुष्प केवल एक ही बार लगते हैं। जैसे कॉमनली पूछ लिया जाता है कि बांस के पौधे में पुष्प कितनी बार लगता है, तो अपने पूरे जीवन काल में बांस में केवल एक ही बार पुष्प लगता है, इसलिए बांस भी किस में आता है, मोनोकार्पिक में। अब हम आपको जो है दूसरा बता देते हैं पॉलीकार्पिक के बारे में। तो पॉलीकार्पिक का क्या मतलब है? पॉली का मतलब होता है बहु और कार्पिक का मतलब होता है पुष्प को धारण करना। मतलब ऐसे पौधे
जो अपने जीवन चक्र में कई बार पुष्प को धारण करते हैं और कई बार फ्रूट और बीज का निर्माण करते हैं, तो ऐसे पौधों को हम पॉलीकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे आप जो है आम को ले लीजिए, सेब, अंगूर, संतरा, जितने भी ये पौधे हैं ये सभी क्या हैं, पॉलीकार्पिक पौधे हैं, जो बहुवर्षीय पौधे हैं और हर वर्ष जो है वो फ्लावर्स को बनाएंगे, फ्लावर्स के बाद फल बनेगा, फल से बीज उत्पन्न होगा। तो ये सभी जो है पौधे किस में आ जाते हैं, पॉलीकार्पिक की श्रेणी में। तो मैं आपको यहाँ पर मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के बारे में बताया। अब जो है हम आपको इसके बाद, ये तो पौधों की प्रजनन अवस्था थी, अब हम आपको जो है जंतुओं की प्रजनन अवस्था के बारे में बताएंगे। देखिए, जंतुओं में भी जो प्रजनन की अवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है मौसमी होता है और दूसरा सतत प्रजनन। तो मौसमी प्रजनन का मतलब क्या होता है, मौसमी प्रजनन वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। मतलब जो मौसमी जो जंतु होते हैं ये पूरे वर्ष में केवल एक ही निर्धारित काल में, एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन को करते हैं। जैसे मेढक हुआ, छिपकली हुआ, कुछ पक्षी हुए, हिरण, बाघ, ये जो है पूरे वर्ष में नहीं, एक उनका एक वर्ष के निर्धारित जो है टाइम होता है कि वह ग्रीष्मकाल होगा या शीतकाल होगा या बसंत ऋतु होगा, किस मौसम में वे प्रजनन करेंगे, उनके प्रजनन जो है पूरी तरह से फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तो ऐसे प्रजनन को ही हम क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनन। अब जो है दूसरा जो अवस्था है, दूसरे अवस्था में जो है सतत प्रजनन आता है। सतत प्रजनन ऐसा प्रजनन है जिसमें लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय जो है प्रजनन हो सकता है। केवल उनमें लैंगिक परिपक्वता आ जाए, लैंगिक परिपक्वता आने के बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वे किस मौसम में प्रजनन करते हैं, क्योंकि वे सभी मौसम में प्रजनन को कर सकते हैं। जैसे 12 महीने में किसी भी महीने में ऐसे जो है प्राणी प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन जो मौसमी प्रजनन वाले होते हैं वे केवल एक निश्चित मौसम में ही प्रजनन करते हैं। तो सतत प्रजनन में जैसे दुधारू जितने भी पशु हुए, गाय, भैंस, बकरी जितने भी हुई, मुर्गी हुआ, चूहे, खरगोश, रानी मधुमक्खी, मानव, ये सभी जितने भी ये हैं जंतु, ये सभी जो है कंटिन्यूअस मतलब सतत प्रजनन में आ जाते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि इनमें भी दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो सतत प्रजनन वाले जो जंतु होते हैं ये भी जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से इनमें प्रजनन की अवस्था उत्पन्न होती देखी जाती है। तो जो प्लेसेंटा जो मैमल्स होते हैं, मतलब ऐसे मैमल्स जिनके शरीर के अंदर गर्भाशय में एक परत पाई जाती है, एक अस्तर पाई जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और जिस अस्तर के अंदर बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में सुरक्षित पाए जाते हैं। तो ऐसे जो जंतु होते हैं इनमें दो प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला परिवर्तन देखिए इसमें क्या होता है कि ऋतुस्राव, जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल, जो मासिक स्राव होता है, जो लगभग स्त्रियों में 28 दिन का जो चक्र होता है, तो इसमें जो है देखिए ये दो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, इनमें दो प्रकार की जो प्रजनन अवस्थाएं देखी जाती हैं। इनमें पहला जो है ऋतुस्राव रज चक्र होता है और दूसरा होता है मध्य चक्र। तो जो रज चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो अक्सर जो है बंदर, लंगूर या मनुष्य जैसे हायर प्राइमेट्स, हायर स्तनधारी में ही देखे जाते हैं। और जो लोअर जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो है मध्य चक्र देखे जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, अब जैसे हम बात कर ले मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न जब होते हैं तो मनुष्यों में या लंगूर हुआ या बंदर हुए, इनमें जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इनकी जो मादाएं होती हैं उनमें जो है बहुत अधिक अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो 28 डेज का होता है। अब दूसरा जो इसमें होता है मध्य चक्र, तो मध्य चक्र के बारे में हम बता दें, यह जो मध्य चक्र होता है यह नॉन प्राइमेट्स में ही होता है। मतलब जो छोटे स्तनधारी होते हैं उन्हीं में जो है यह देखा जाता है। तो इनमें जो है अंडाशयों और प्रजनन मार्ग और कुछ हार्मोनों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से यह मध्य चक्र पूरी तरह से संपन्न होता है। तो मध्य चक्र में क्या होता है कि इसमें जो है जो मादाएं होती हैं उनकी रुधिर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव इतना अधिक बढ़ जाता है कि इन्हें जो है
संभोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जब संभोग करने की इनकी इच्छा जागृत होती है तो मादा जो है नर के संपर्क में आती है और रिप्रोडक्शन की क्रिया और मैथुन की क्रिया इनके बीच होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य चक्र होता है, मध्य चक्र अक्सर जो है गाय, भैंस, बकरी या जितने भी नॉन प्राइमेट्स, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुए, इनमें क्या होता है, मध्य चक्र होता है। तो मध्य चक्र का मतलब होता है कि इनमें क्या होता है कि इनके जो रुधिर होते हैं, रुधिर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं कि गर्म हो गए हैं ये। तो इनमें क्या होते हैं कि यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इनमें जो है चेंजिंग आती है और संभोग की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं और नर की तरफ जो है आकर्षित होने लगते हैं। और नर की तरफ आकर्षित होने के बाद नर के द्वारा इनमें जो है मैथुन की क्रिया होती है, जिससे जो है इनका प्रजनन पूरा होता है। तो यह था जो है मध्य चक्र। तो अब हम मध्य चक्र के बारे में और भी बता देते हैं। मध्य चक्र जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जो जंतुओं में मध्य चक्र होता है यह 3 प्रकार का होता है, जो उनकी प्रजनन अवस्थाओं पर ही डिपेंड करता है। तो मध्य चक्र की बात हम अगर करते हैं तो पहला जो है मोनोस्ट्रस। मोनोस्ट्रस जो होता है मतलब एकल मध्य चक्र। तो इसमें क्या होते हैं कि मतलब ऐसे जीव जो वर्ष में केवल एक बार प्रजनन को करते हैं, तो ऐसे जंतु को हम जो है मोनोस्ट्रस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके जो है वो केवल एक वर्ष में, जैसे हिरण हुआ, तो हिरण इसका एक फिटेस्ट एग्जाम्पल है। हिरण जो है 1 साल में, इसके ब्लड में 1 साल में केवल एक बार एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक बढ़ जाता है, जिससे इनमें प्रजनन की तीव्र इच्छा होती है, जागृत होती है और ये प्रजनन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम मोनोस्ट्रस कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है बाइस्ट्रस। बाइस्ट्रस का मतलब होता है कि वर्ष में 2 बार, यदि कोई भी जंतु वर्ष में 2 बार प्रजनन को करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, बाइस्ट्रस। जैसे कुत्ता जो है वह किसका एग्जाम्पल है, बाइस्ट्रस का, क्योंकि वह 2 बार जो है मध्य चक्र उसमें जागृत होता है और वह एक वर्ष में 2 बार प्रजनन कर सकता है। तीसरा है पॉलिस्ट्रस। पॉलिस्ट्रस का मतलब बहु मध्य चक्र, मतलब इसमें जो है कई बार समय समय पर एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है और उन्हें अक्सर जो है अनेकों बार जो है प्रजनन करने की इच्छा जागृत होती है। जैसे चूहा इसका एग्जाम्पल है कि इसमें जो है चूहे में बार बार एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे वे बार बार प्रजनन को कर सकते हैं। अब हम आपको तीसरा अवस्था हम इसमें बताते हैं, लास्ट वाला जीर्णावस्था। जीर्णावस्था वह अवस्था है जिसमें जो है कोई भी जंतु वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो है हम आपको जो है लैंगिक जनन की अवस्थाओं के बारे में बताएं। अब जो है देखिए इसमें लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या होती हैं, लैंगिक जनन के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लैंगिक जनन में देखिए 3 घटनाएं घटित होती हैं। पहला घटना तो होता है निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है निषेचन पश्चात घटना या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए इसमें भी क्या होता है कि जो पहली घटना की बात करें, निषेचन के पूर्व की घटना, तो निषेचन के पूर्व क्या होता है, निषेचन के पूर्व जो है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। पहले नर में अलग युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, मादा में अलग मादा युग्मक बनेगा। अब उसके बाद ये युग्मक क्या करते हैं कि आपस में दोनों जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलने के बाद की अवस्था जो है वो फर्टिलाइजेशन निषेचन होती है। तो यह निषेचन की पहले की अवस्था यानी युग्मकों के निर्माण की अवस्था होगी। तो इसमें जो है मैं आपको बता दें कि जो निषेचन की पूर्व की जो घटनाएं होती हैं, इसमें जो है युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण आता है। तो अब हम आपको युग्मक जनन के बारे में बताते हैं कि वास्तव में युग्मक जनन क्या है। तो युग्मक जनन को हम कहते हैं गैमेटोजिनेसिस। गैमेटोजिनेसिस का मतलब होता है कि एक द्विगुणित मात्र कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगर जो है हैप्लॉइड अगुणित कोशिका का निर्माण हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नर जो जनन अंग होते हैं और मादा जो जनन अंग होते हैं, उनमें जो है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो अगुणित कोशिका, अगुणित युग्मक, नर या मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजिनेसिस कहते हैं।
अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि जो गैमेटोजेनेसिस होते हैं उनमें भी जो युग्मक जनन होते हैं वे अनेक पौधों की अगर बात की जाए तो पौधों में भी अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे पौधों में यदि युग्मक जनन होगा तो कैसे होगा और किन कंडीशंस में होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ पौधों में युग्मक जनन के लिए तो गैमेटोजेनेसिस इन एल्गी मतलब शैवालों में कैसे युग्मक जनन होते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए शैवालों में जो युग्मक जनन होते हैं वे युग्मक धानी या गैमेटेंजिया में पूरे होते हैं। शैवालों में जो युग्मक जनन होते हैं वो युग्मक धानी या गैमेटेंजिया में पूरे होते हैं। और इनमें जो लैंगिक जनन होता है, जो शैवालों में लैंगिक जनन होता है वो भी 3 प्रकार से होता है। हम शैवालों में जो है लैंगिक जनन को 3 प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पहला हुआ समयुग्मकी जिसे हम आइसोगैमस कहते हैं, दूसरा हुआ विषमयुग्मकी जिसे हम कहते हैं एन आइसोगैमस, और तीसरा होता है अंडयुग्मकी यानी ऊगैमस। तो इन 3 प्रकार के जो है जनन को हम देख सकते हैं, लैंगिक जनन को देख सकते हैं। और इनमें लैंगिक जनन के लिए जो युग्मक बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, युग्मक धानी में। युग्मक धानी को हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेटेंजिया। तो जब भी कोई पूछे कि शैवालों में युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होता है तो आप उसे बता दीजिए युग्मक धानी या गैमेटेंजिया में युग्मक का निर्माण होता है। और शैवालों में ये जनन जो है लैंगिक जनन जो होते हैं पूरे कैसे होते हैं, तो 3 प्रोसेस होते हैं। उसे हम आपको बता दें, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। समयुग्मकी को हम आइसोगैमस कहते हैं, विषमयुग्मकी को हम एन आइसोगैमस कहते हैं और अंडयुग्मकी को हम ऊगैमस कहते हैं। तो इसमें देखिए जो समयुग्मकी होते हैं इसमें 2 समान युग्मक आपस में मिलकर जो है पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो विषम युग्मकी एन आइसोगैमस होते हैं इनमें 2 विपरीत युग्मक आपस में मिलते हैं। और जो ऊगैमस होते हैं इसमें तो बिल्कुल डिफरेंट युग्मक आपस में मिलते हैं। जो एक बहुत बड़ा होता है दूसरा बहुत छोटा होता है, एक फ्लैजलेट होता है दूसरा नॉन फ्लैजलेट होता है। ऐसे युग्मक आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं जिसे हम ऊगैमस कहते हैं। अब हम आपको ये तो शैवालों के बारे में बताएं, अब हम आपको बता देते हैं ब्रायोफाइटा में कैसे जो है युग्मक जनन होता है। तो ब्रायोफाइटा में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है वह ऊगैमस प्रकार से है। ऊगैमस तरीके से जो है ब्रायोफाइटा में युग्मक जनन होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं इनके नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स, इसे ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह अक्सर जो है हायर एजुकेटेड क्लासेस में पूछे जाते हैं, जैसे हायर जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो ब्रायोफाइटा के नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक को हम एंथेरोजोइट्स कहते हैं। और ये नर युग्मक जो बनते कहाँ पे हैं, तो नर युग्मक जो है वो एंथीरिडिया में बनते हैं। और एंथीरिडिया कैसा होता है, या बहुकोशिकीय होता है। ये ध्यान रखना कि जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं, ब्रायोफाइटा के पौधों में एंथीरिडिया पाया जाता है, बहुकोशिकीय एंथीरिडिया पाया जाता है जिसमें एंथेरोजोइट्स युग्मक बनते हैं जो नर युग्मक होते हैं। और हम बात करते हैं अगर मादा युग्मकों की, तो मादा युग्मक को हम ओवम कहते हैं जो आर्चिगोनियम में बनता है। तो यह आप बिल्कुल जो है ध्यान रखिएगा कि जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं, ब्रायोफाइटा के पौधों में 2 भाग उपस्थित होते हैं। पहला भाग जो होता है बहुकोशिकीय होता है जिसे हम एंथीरिडिया कहते हैं जो नर भाग होता है, और जो दूसरा भाग होता है वह आर्चिगोनियम कहलाता है। जो एंथीरिडिया जो नर भाग होता है उसके द्वारा हम एंथेरोजोइट्स का निर्माण होता है। जो एंथीरिडिया होता है नर भाग होता है उसके द्वारा नर युग्मक एंथेरोजोइट्स का निर्माण होता है, और जो आर्चिगोनियम वाला भाग होता है उसके द्वारा ओवम का निर्माण होता है जो मादा युग्मक होते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं टेरिडोफाइटा की तरफ। तो जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं, टेरिडोफाइटा में जो है पूरी तरह से जो युग्मक जनन होता है वह जो है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट्स में होता है। देखिए गैमेटोफाइट पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। तो जो नर जननांग होते हैं उसे हम एंथीरिडियम कहते हैं और मादा जननांग जो होते हैं उसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं। अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो एंथीरिडियम होता है, जो नर जननांग एंथीरिडियम होता है उसके द्वारा जो है एंथीरिडियम के द्वारा जो है एंथेरोजोइट्स बनते हैं, और जो मादा जननांग आर्चिगोनियम होता है उसके द्वारा एग का निर्माण होता है। उसे हम एग या ऊ स्फेयर भी कहते हैं।
तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं इनके युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट्स में 2 भाग पाए जाते हैं, जिसे पहला भाग नर भाग होता है और नर भाग को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और दूसरा भाग आर्चिगोनियम पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर एंथ्रीडियम की, तो एंथ्रीडियम में नर युग्मक एंथेरोजॉइड्स बनते हैं और आर्चिगोनियम में एग का निर्माण होता है और टेरिडोफाइटा के एग को हम ऊस्फेयर भी कह सकते हैं, यह आप ध्यान में रखना। अब हम आपको लेकर चलते हैं जिम्नोस्पर्म के पौधों की तरफ। इसमें जो है युग्मक जनन कैसे होता है, तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पौधों में प्रायः जो है जो जनन होता है वो शंकुओं के माध्यम से होता है। इनमें जो है शंकु पाए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से जनन होता है। ये सभी पौधे जो है वो विषम बीजाणुक होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं वे सभी जो है वो विषम बीजाणुक पौधे होते हैं और इसमें जो है लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण जो होता है वो नर शंकुओं के द्वारा होता है और जो मादा युग्मक होते हैं वो मादा शंकुओं में बनते हैं, जिसे हम गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। और जो नर युग्मक होता है वो इसमें ओव्यूल्स के माध्यम से भी बन सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो है एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म में युग्मक जनन किस प्रकार से होता है, तो जो एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं इनमें नर और मादा अंग क्रमशः जो है वो एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं जो पुष्प में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पुष्प जो है पाया जाता है पूरी तरह से विकसित पुष्प, तो पुष्प में ही जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं जिसमें नर और मादा, जो उभयलिंगी पौधे हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में रहते हैं, उसमें हम आपको जो है एंडोसियम और गाइनोसियम को दिखाएंगे। तो जो एंडोसियम होता है यह एंजियोस्पर्म के पौधों में नर भाग होता है और जो गाइनोसियम होता है वह मादा भाग होता है। तो जो एंडोसियम होता है, एंडोसियम में जो है परागकण पाए जाते हैं। ये परागकण जो है नर जननांग होते हैं, नर युग्मक होते हैं और यही परागण की क्रिया में जो है मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और मादा युग्मक पर पहुंचने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन होता है और निषेचन के द्वारा जो है सीड का निर्माण होता है। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जंतुओं में युग्मक जनन, ये तो पौधों की बात थी। देखिए जंतुओं में जो युग्मक जनन होता है, तो जंतु देखिए आपको हम बता दें कि जंतु 2 होते हैं, एक नर होता है एक मादा, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 ही जंतु प्रयोग किए जाएंगे, एक नर भाग लेगा एक मादा भाग लेगी। तो नर में जो है क्या होते हैं कि नर भाग जो युग्मक का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण, और जो मादा में युग्मक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नर का टेस्टिस होता है और मादा का ओवरी होता है, यही दोनों मिलकर जो है युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे नर की बात की जाए तो नर युग्मक जो है केवल टेस्टिस में बनेंगे और मादा युग्मक केवल ओवरी में बनेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजिनेसिस की क्रिया होती है, जब स्पर्मेटोजिनेसिस की क्रिया होगी तो उसमें अगुणित स्पर्म का निर्माण होगा और इसी अगुणित स्पर्म को ही हम मेल गैमेट या नर युग्मक कहते हैं। और जब मादा शरीर में oogenesis की क्रिया होगी ओवरी में, तो oogenesis की क्रिया के फलस्वरूप जो है अगुणित एग का निर्माण होगा। अगुणित एग जो हैप्लॉइड एग होता है यही उसका क्या होता है, ये उसका फीमेल युग्मक होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं और यही दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर जो है पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। अब हम इसके बाद आपको जो है दूसरा प्रोसेस जो है बता दें, युग्मकों का स्थानांतरण। तो देखिए युग्मकों के स्थानांतरण के लिए भी हम कई तरीके से जो है आपको हम बताएंगे। जैसे निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा तो मेल युग्मक और फीमेल युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो नए जो है सीड या नए चाइल्ड का निर्माण नहीं होगा। और देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ब्रायोफाइटा के पौधों की बात करें, टेरिडोफाइटा के पौधों की बात करें, तो इसमें जो युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है वो जल के माध्यम से होता है, क्योंकि इसमें जल ही जो है युग्मकों को मिलाने का कार्य करती है। और यदि हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधों में जो है जो युग्मकों का स्थानांतरण होता है वह वायु, जल या कीट के द्वारा होता है। हम कह सकते हैं कि परागण के द्वारा ही
युग्मक जो है परागण के द्वारा ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मकों का स्थानांतरण संभव होता है। अब हम आपको जो है निषेचन के बारे में बता देते हैं। तो देखिए निषेचन है क्या चीज़, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए पहले युग्मक बना, नर शरीर में नर युग्मक बना, मादा शरीर में मादा युग्मक बना। अब इनका स्थानांतरण हुआ मैथुन क्रिया के द्वारा। मैथुन क्रिया में नर और मादा मिले और इनके जो है युग्मक आपस में जुड़ गए, तो इसके द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन क्रिया पूरी हुई। तो अब फर्टिलाइजेशन का पूरी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए जो नर और मादा जो अगुणित युग्मक उनके शरीर में बनते हैं वे जो है उनका संलयन, यानी जब मैथुन क्रिया के द्वारा उनका अचानक मिल जाना, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का मिलना ही जो है वो निषेचन कहलाता है। और पहले तो जो है नर युग्मक हैप्लाइड होता है, अगुणित होता है, मादा युग्मक हैप्लाइड अगुणित होती है। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं, इनका संलयन होता है, जब इनका निषेचन होता है तो निषेचन के बाद ये जो है अगुणित जो है द्विगुणित में बदल जाती हैं। और जब ये द्विगुणित हो जाती हैं तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है, क्योंकि n और n जो है वो आपस में मिलकर 2n का निर्माण कर देते हैं। अब हम बात करें अगर निषेचन की, तो निषेचन भी दो प्रकार से होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। तो पहले हम जो है बाह्य निषेचन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आंतरिक निषेचन के बारे में। तो पहले बाह्य निषेचन में देखिए इस प्रकार का जो निषेचन होता है इसमें जीवों के शरीर जो है, जीवों के शरीर के बाहर जो है यह निषेचन पूरी तरह से संभव होता है। जैसे जो बाह्य निषेचन, बाह्य से ही मतलब समझ लीजिए कि मतलब यह एक्सटर्नल कंडीशन में यह निषेचन होता है, जो अक्सर जो है जल के माध्यम से पूरा होता है। और जैसे ये मछलियाँ हुए, उभयचर हुए, कुछ शैवाल हुए, ब्रायोफाइट्स हुए, कुछ कवक हुए, टेरिडोफाइट्स हुए, कुछ अकशेरुकी जंतु हुए, तो इन सभी में जो है क्या होता है कि निषेचन जो है वो बाहर जल में ही होता है। वे अपने युग्मक को, चाहे वो नर युग्मक हो मादा युग्मक, दोनों को जल में मुक्त कर देते हैं। एक निश्चित जगह पर जो है उनके युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो है निषेचन को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अब हम आंतरिक निषेचन की बात करें यदि, तो देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है कि इस प्रकार का निषेचन जो होता है वो जीवों के शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब भी जो है निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। और यह निषेचन जो होता है वह सभी जो है मतलब कुछ जलीय जंतुओं में और उभयचरों में, कवकों में, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सभी में, और हायर एनिमल्स में जो है इस प्रकार के जो निषेचन होते हैं वो देखे जाते हैं। और यह निषेचन जो होता है इसमें मैथुन क्रिया बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। मैथुन क्रिया के बिना जो है यह निषेचन नहीं हो सकता। इस निषेचन में मैथुन क्रिया जो है बहुत ज़्यादा योगदान देती है। अब ये तो था निषेचन की जो है मतलब पार्ट कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है। अब कुछ और निषेचन जो होते हैं जिन्हें हम स्वनिषेचन या पर निषेचन कहते हैं। देखिए कभी कभी जीवों में जो है स्वनिषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या पर निषेचन भी देखा जाता है। अब देखिए हम निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को आपको बताएंगे कि निषेचन हुआ, पहले निषेचन के पूर्व की घटना हम आपको बताएं कि वहाँ पर युग्मक बने और युग्मकों का स्थानांतरण हुआ। फिर हम आपको निषेचन के बारे में बताएं। अब तीसरी अवस्था आपको जो है हम बताए थे कि निषेचन के बाद की होने वाली घटना, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होती हैं। तो मैं आपको बताया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं उनका संलयन होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। अब जब भी संलयन हुआ तो वहाँ पर 2n यानी द्विगुणित कोशिका हो गई, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो यह जाइगोट जो होता है पूरी तरह से द्विगुणित कोशिका होता है। तो देखिए जब दो विपरीत अगुणित नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ये दोनों अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलकर द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट क्या होता है कि बाद में भ्रूण या बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम जो है यहाँ पर आपको जो है बताते हैं दूसरा जो है प्रोसेस, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन। आपको जाइगोट पता है, अब जाइगोट के बाद भ्रूण कैसे बनता है हम इस स्टेप पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जाइगोट के बाद जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण जनन। तो यह जो है आप समझ लीजिए, आपसे कोई भी यदि पूछे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है
तो आप सीधे बताइए कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और जो भ्रूण बनता है वह भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व होकर बच्चे या बीज का निर्माण करता है। तो इसमें भी देखिए कई स्टेप्स होते हैं, जो अलग अलग स्टेप्स के द्वारा जो है बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आपको दो तरीके से दो अलग अलग जो है युग्मक बनाए हैं। पहला युग्मक स्पर्म है जो नर युग्मक है, दूसरा ओवम यानी मादा है। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं जाइगोट। यह जो भाग होता है इसे हम जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट कैसे बना? फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना है। अब फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर देखिए युग्मक जब बने थे तो उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहें। अब दोनों युग्मक जब आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण किए तो ये जाइगोट की क्रिया जो है कब निर्माण हुआ? फर्टिलाइजेशन जब हुआ तब हुआ, और ये बने क्या? जाइगोट बने। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आया। अब जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट में जो है यहाँ पर माइटोसिस, सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में यहाँ पर बंट गई। आप देखिए यहाँ पर दो कोशिका बना हुआ है, और ये जाइगोट जो होता है जो 24 घंटे में विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का कंडीशन क्या होता है? जब जाइगोट एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंट जाती है 24 घंटे के अंतराल पर, तो उसी को हम कहते हैं क्लीवेज। अब देखिए जब क्लीवेज बन गया तो क्लीवेज के बाद यहाँ पर देखिए जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। 4 जब कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी ब्लास्टोमियर्स का निर्माण हो जाता है। क्लीवेज के तुरंत बाद जो है ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, और यही ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो लगभग 4 से 6 दिन बाद पूरी तरह से मारुला स्टेज का निर्माण करते हैं। जब ब्लास्टोमियर्स 16 की संख्या में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मारुला, और यहाँ पर मारुला का जो है पूरी तरह से निर्माण होता है। तो आप देखिए ये जो 16 कोशिकाएं ये बनी हुई हैं, इन 16 कोशिकाओं को ही हम मारुला कहते हैं, जो पूरी तरह से 4 से 6 दिन के अंतराल पर बनता है। और देखिए जो मारुला यहाँ पर बना है, मारुला के ऊपर जो है देखिए दोहरी परत वाली ये झिल्ली पाई गई है। इन दोहरी परत वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ये जोना पेल्यूसिडा है क्या चीज़, तो आप सीधे बता दीजिए कि जो ब्लास्टोमियर्स के ऊपर जो परत पाई जाती है, जो मारुला स्टेज जब बनते हैं उसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसी को जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मारुला भी बन गया। अब देखिए मारुला जो बना तो मारुला के बाद जो है वो फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला का। लगभग 7 से 8 दिन बाद, मारुला के बनने के 7 से 8 दिन बाद जो है तब जो है ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। और ये जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ये ब्लास्टोमियर्स जो है लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर बनते हैं। अब ब्लास्टोमियर्स बनने के बाद देखिए 3 जनन स्तर बन जाते हैं। ये 3 जनन स्तर जो होते हैं लगभग 9 सप्ताह बाद जो है 3 परतों में बट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्टुलेशन। अब गैस्टुलेशन के बाद जो है पूरी तरह से जो है गैस्टुला का फॉर्मेशन होता है। अब गैस्टुलेशन जब आ जाता है यहीं से भ्रूण जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए, पूरी तरह से बनना प्रारंभ हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से गैस्टुलेशन हुआ, उसके बाद गैस्टुला का फॉर्मेशन हुआ। अब गैस्टुला के फॉर्मेशन के बाद जो है इतनी अवस्थाओं को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए अब गैस्टुला जब बना उसके बाद 9 महीने का समय जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब पहला जो है फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ट्रिमेस्टर क्या होता है? फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो है भ्रूण का प्रथम जो है पार्ट होता है, प्रथम जो है वो प्रारंभिक अवस्था होती है। ये जो है लगभग 7 से 9 सप्ताह तक जो है चलती है। इसमें क्या होता है कि बालक के जो है हृदय रुधिर वाहिनियों का निर्माण होता है, उनके आहार नाल पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, और लगभग 6 सप्ताह के अंत तक जो है उसमें जनन भी विकसित हो जाता है। जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है वो पहले से तीसरे महीने तक का होता है, और तीसरा महीना पूरा होते होते जो है इसमें जो है हाथ पैर बन जाते हैं, जनन स्तर बन जाते हैं, जनद बन जाते हैं, यानी वो नर है या मादा बच्चा है। तो इसका निर्धारण जो है 3 महीने तक पूरी तरह से हो जाता है। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी 1 से 3 महीने में जो है हृदय रुधिर वाहिनियाँ और
आहार नाल भी इनके बन जाते हैं। अब हम यार बात करें दूसरी ट्रिमेस्टर की, सेकेंड ट्रिमेस्टर की, तो सेकेंड ट्रिमेस्टर जो होता है इसमें पूरी तरह से अंग जो है बन जाते हैं और आप जो है इन बच्चों के हृदय के धड़कन को भी सुन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चौथा माह होता है, चौथे माह में फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद वाला, जो तीसरे महीने के बाद वाला जो चौथा महीना होता है, इसमें जो है हम पूरी तरह से कंकालों को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंकाल का निर्माण हो जाता है। और पाँचवा महीना आते आते जो है बच्चे में जो है सिर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, बन जाते हैं, और उन पर जो है शरीर पर रोम भी उग जाते हैं। अब हम बात करें जो है थर्ड ट्रिमेस्टर की, तो थर्ड ट्रिमेस्टर यानी सातवां महीना, तो 7वें से 9वें महीने तक का जो समय होता है उसे हम थर्ड ट्रिमेस्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शरीर का आकार और भार भी बढ़ जाता है, इसमें मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास भी हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म में भी क्या होता है कि जब जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जब स्रावित होता है तो माता के गर्भाशय की दीवारों में संकुचन होता है। संकुचन के बाद गर्भाशय की जो छिद्र होती है वो पूरी तरह से फैल जाती है, किसके कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। और बाद में जो है बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे माता को दर्द से भी रिलीफ मिलता है और उनकी जो शीतलन होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है बच्चे का जन्म होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि लैंगिक जनन से लाभ कौन कौन से हैं। तो लैंगिक जनन से देखिए अनेक लाभ होते हैं। जैसे लैंगिक जनन के द्वारा जो है पहले तो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जीवों का उद्विकास जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा ही होता है। अब वातावरणीय दशाओं के प्रति जो अनुकूलता होती है, जो अनुकूलन की क्षमता होती है, वो लैंगिक जनन के द्वारा ही होता है। और इसमें जो है लैंगिक जनन के द्वारा पीढ़ी का एकांतरण होता है। यह लैंगिक जनन की जो है यूजफुल जो है एडवांटेज थे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम दूसरी बात करें लैंगिक जनन की हानियों की, तो लैंगिक जनन के द्वारा अनेक हानियां भी होती हैं। जैसे यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा, इसमें प्रायः 2 जीवों का, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण ही नहीं हो सकता। और चौथा है, जीवों में परिवर्तन दिखाई देना। तो इसमें जीव जो है यदि आप चाहिए कि उसका क्लोन बनाएं तो क्लोन नहीं बन सकता। जीवों में विभिन्नताएं जो है वो होंगी ही, क्योंकि आपके द्वारा ही, आपके माता पिता के द्वारा कई संतान बने हैं, जन्म लिए हैं, तो सभी संतान जो है वो अलग अलग लक्षणों को दर्शाते हैं। अब हम अगला जो है आपको हम बताते हैं, इसमें कुछ देखिए इससे संबंधित यहाँ पर लिए हैं कि इसमें जो है द्विगुणित और अगुणित अवस्था क्या होती है। तो यदि हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय में देखिए द्विगुणित अंडाशय जो है वो द्विगुणित होती है। बात करें हम परागकोश की, तो परागकोश भी जो है द्विगुणित होती है। बात करें हम अंड की, तो अंड जो होता है वह अगुणित होता है। अंड कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप कह दीजिए अंड जो है वो अगुणित होता है। अगर पराग की बात करें तो वह भी जो है अगुणित होता है। नर युग्मक की बात करें तो भी अगुणित होता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर किया जाए युग्मनज यानी जायगोट की, तो जायगोट आपको बताया कि हम यह पूरी तरह से द्विगुणित होता है। और जायगोट के बाद यदि भ्रूणपोष के बारे में बताया जाए, देखिए यहाँ पर अक्सर जो है आप लोग भ्रमित हो जाते हैं भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में। यदि भ्रूणपोष इंडोस्पर्म की बात की जाए तो इंडोस्पर्म जो होता है वह त्रिगुणित होता है और जो भ्रूणकोष होता है वह अगुणित होता है। तो इंडोस्पर्म जो है अगर पूछा जाए तो यही त्रिगुणित होता है, बाकी द्विगुणित और अगुणित होते हैं। तो यह आपका जो है पूरी तरह से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और इसमें आप अच्छे से जो है इसे पढ़िए, और समझने के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के द्वारा हमसे जो है पूछ सकते हैं, हम आपका पूरी तरह से हेल्प करेंगे।